प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 9th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। कल तक मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है। आज हमारा पॉइंट है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। देखिए, इस बारे में हम कल परसों भी कह चुके हैं कि किसी भी पदार्थ की जब अवस्था परिवर्तन होती है उस दौरान तापमान स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि वो अवस्था परिवर्तन में प्राप्त की जाने वाली ऊष्मा या तापमान अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ने पर, किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर क्या होता है कि वो दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने को प्रारंभ करता है। एक निश्चित ताप के बाद में क्या होता है, तापमान स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब समस्त जो ऊर्जा है, संपूर्ण जो ऊर्जा है, वो उसकी अवस्था परिवर्तन के काम में आ जाती है। इसलिए तापमान बिल्कुल कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऐसा तब तक होता रहता है, कब तक? जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित या पूर्णतः परिवर्तित नहीं हो जाए। इस ऊष्मा को हम पदार्थ की क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम देखेंगे किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर, भाई किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाया गया है, तापमान बढ़ाने पर दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। वह पदार्थ दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। क्या करने लग जाता है? वो दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने लग जाता है। एक निश्चित तापमान के बाद उसका तापमान स्थिर होता है तथा एक निश्चित ताप के बाद उसका तापमान स्थिर हो, ना तो तापमान बढ़ता है और ना ही तापमान बढ़ता है। जब उसका तापमान स्थिर हो जाता है, क्यों? क्योंकि अब समस्त ऊर्जा उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के काम में आती है। क्योंकि अब समस्त ऊर्जा, क्योंकि अब समस्त ऊर्जा उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के काम आती है। इसलिए क्या होता है, तापमान बिल्कुल क्या हो जाता है,
स्थिर हो जाता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि पदार्थ पूर्णतः दूसरी अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाता। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक वह पदार्थ पूर्णतया दूसरे अवस्था में नहीं बदल जाता। यानी जब तक ये दूसरे पदार्थ अवस्था में दूसरे में नहीं बदल जाएगा तब तक क्या रहेगा, पूर्णतः इसका तापमान स्थिर रहेगा। और यह ऊष्मा क्या कहलाएगी, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। इस ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दोबारा एक बार संपूर्ण प्रश्न को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, क्योंकि किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर पदार्थ दूसरी अवस्था में बदलने लग जाता है। एक निश्चित तापमान के बाद उसका तापमान स्थिर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अब समस्त ऊर्जा उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के काम में आने लग जाती है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक ये पदार्थ दूसरी अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाता, बदल नहीं जाता है। और ये जो ऊष्मा है पदार्थ की क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये प्रश्न आपका हो गया है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई एक विधि बताइए। नया प्रश्न है कि वायुमंडलीय गैसों को नया क्वेश्चन हमारा है वायुमंडलीय गैसों को वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए देखो वायुमंडलीय कैसे होती है, वाष्प अवस्था। पदार्थ की अवस्थाएं ताप और दाब दोनों से प्रभावित होती है। हम इस बात को जानते हैं कि ताप और दाब दोनों पर क्या करती है, ये निर्भर करती है। हम इस बात को भी जानते हैं कि वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो पूर्णतः वाष्प अवस्था में होती है। अतः वाष्प अवस्था में तापमान कम करेंगे और दाब बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से गैसों की अवस्था क्या हो जाएगी, परिवर्तित। अब मैं आपको बताऊं वायुमंडलीय गैसें ऊंचाई पर होती है, क्योंकि हम जानते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, इस तरह से। तो वायुमंडलीय जो गैसें होती है ऊंचाई पर होती है, जहां पर तापमान कैसा होता है, कम होता है। जब ताप कम होता है तो ये गैसें वाष्प अवस्था से संघनित होकर के बादलों के रूप में बदल जाती है, जो द्रव की छोटी छोटी बूंदें मिलकर के बनाती हैं। इस तरह से वायुमंडलीय गैसों का द्रव में परिवर्तन के लिए कोई विधि यही है कि उसके दाब को बढ़ा दिया जाए, तापमान को कम कर दिया जाए। तो पदार्थों की अवस्थाएं दाब और तापमान पर निर्भर करती हैं। उत्तर में लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं ताप एवं दाब पर निर्भर होती है। इस पर निर्भर
ये तापमान और दाब पर निर्भर होती हैं। अतः वाष्प अवस्था से इसलिए कौन सी अवस्था हम जानते हैं, वायुमंडलीय से वाष्प अवस्था होती है। वाष्प अवस्था से ताप कम करके और वायुमंडलीय दाब को बढ़ा करके, किसमें? वायुमंडलीय दाब को बढ़ा करके दाब तो बढ़ा दिया, तापमान क्या कर दिया हमने? कम कर दिया। क्या कर सकते हैं? अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अवस्था में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। अब मैं बताऊं, वायुमंडल की जो गैसें होती हैं ऊंचाई पर और वहां तापमान होता है। वायुमंडलीय गैसें जहां तापमान कम होता है, कैसा होता है वहां तापमान? वहां तापमान कम होता है। तापमान कम होने के कारण कैसे संघनित होकर बादल में बन जाती है और इसी तापमान के कम होने से ये गैसें संघनित होकर के बादलों के रूप में जम जाती है। किसके रूप में जम जाएंगे? बादलों के रूप में बदल जाती है, जो द्रव की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर के बना होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न दोबारा से देखिए एक बार कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि बताओ। तो पदार्थ की अवस्था हम जानते हैं ताप और दाब पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ा दो, दाब घटा दो, बढ़ा दो, तापमान घटा दो, बढ़ा दो, तो उस पदार्थ की क्या होती है? अवस्थाएं बदल जाती है। हम जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। कल भी मैंने आपको एक प्रकरण देकर के बताया था कि यदि ठोस को मान लीजिए तापमान देंगे तो द्रव में आ जाएगा, द्रव को और तापमान देंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प के तापमान कम करेंगे तो द्रव में आ जाएगा, और द्रव को यदि हमने और संघनित किया तो जम करके बर्फ में बदल जाएगा। कई बार ऊर्ध्व मात्रा के गुण रखने वाला उससे सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है और गैस से विक्षेपण की अवस्था में ठोस बन जाता है। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि पदार्थ की अवस्था ताप और दाब पर निर्भर होती है, इसलिए वाष्प अवस्था से तापमान कम करके और दाब को बढ़ा करके अवस्था में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। हम जानते हैं कि वायुमंडल की गैसें होती है बहुत ऊंचाई पर होती है, वहां का तापमान बहुत कम होता है, पृथ्वी के नजदीक जो आते चले जाते हैं तापमान ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और इसी तापमान के कम होने के कारण ये गैसें संघनित होकर के और बादल के रूप में जम जाती है या बादल में बदल जाती है, बादल बन जाती हैं, जो द्रव की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर के बने होते हैं। बादल किससे मिलकर के बने होते हैं? द्रव की छोटी छोटी बूंदों से, और अधिक संघनित होने पर ये वाष्प है जो बूंद के रूप में भूमि पर बरस जाती है, इसको क्या कहते हैं? बरसात का होना कहते हैं। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण
पॉइंट है हमारा वाष्पीकरण। देखो वाष्पीकरण के बारे में बताऊं मैं, जल को खुला छोड़ दें। अगर हमने जल को खुला छोड़ दिया तो खुला छोड़ने पर धीरे धीरे क्या होगा, वो जल वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। किसके रूप में परिवर्तित होने लग जाएगा, भाप के रूप में परिवर्तित होने, यानी उड़ने लग जाएगा भाप बनने में। यदि जैसे हम गीले कपड़े रखे हैं तो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, कपड़े अपने आप सूखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन कपड़ों पर जो पाया जाने वाला द्रव था, जल था, वो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होकर के हो गया। अगर क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले इसकी परिभाषा लिखूंगा कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प के रूप में क्या हो जाना, बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक पर तो ऊपर लग जाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प के रूप में बदलना, द्रव का वाष्प के रूप में बदलना या द्रव का वाष्प के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल को यदि खुला छोड़ देते हैं जल को हमने खुला छोड़ दिया, तो खुला छोड़ देने के बाद क्या होगा जानते हो, धीरे धीरे वह वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर सूख जाता है। हम अवलोकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अगर हम एक कटोरे में पानी भर करके रख देते हैं और उसको खुला छोड़ देते, कुछ समय बाद देखेंगे कटोरे में पानी की मात्रा उतनी नहीं होगी जितनी पहले थी। क्यों? धीरे धीरे किसके रूप में बदल गया होगा, वाष्प के रूप में बदल गया। उसी प्रकार यदि हम गीले कपड़ों को कुछ समय के लिए सुखा देते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ समय पश्चात कपड़े सूख जाते हैं। यदि गीले कपड़ों को सुखा दिया जाता है तो कुछ समय बाद कपड़ों का जल वाष्प में बदलकर कपड़े सूख जाते हैं।
क्या हो जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाली कारक कौन कौन से? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक एक बार और देखिए। वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जल को यदि खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद हम अवलोकन करके पता लगाएंगे कि धीरे धीरे वाष्प में बदल गया है। यदि गीले कपड़े को सुखा दिया जाता है तो कुछ समय बाद कपड़ों का जल वाष्प में बदल करके कपड़े सूख जाते हैं। ये बातें वाष्पीकरण कहलाती है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? देखिए, मैं आपको वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बताता हूं। वाष्पीकरण की दर सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक कपड़ा इकट्ठा करके रख दो तो उसमें से जल को वाष्प बन करके उठने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यदि उसी कपड़े को हमने क्या कर दिया? फैला दिया, यानी क्षेत्रफल बढ़ा दिया सतह का, तो आप जानते हैं कि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी प्रकार तापमान घटा देंगे तो वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाएगी। अगर तापमान बढ़ा दिया हमने, तापमान में वृद्धि कर दी तो वाष्पीकरण में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यदि मान लीजिए वायु में किसी दिन आर्द्रता अधिक है तो उस दिन कपड़ा सूखने में समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए वायु में आर्द्रता अधिक कम है तो उस दिन कपड़ा सूखने में भी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। आर्द्रता होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति बढ़ने पर भी क्या होता है? जलवाष्प के जो कण हैं वायु के साथ घुल जाते हैं, आसपास के क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, फलस्वरूप वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाली है। मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। एक बर्तन ले लो, उसमें 5 ml जल ले लिया हमने और इसे खिड़की के पास पंखे के नीचे रख दिया, और ये खुली हुई चीनी मिट्टी की प्याली ले लो, उसमें जल रख करके उसको खिड़की के पास रख दिया। एक अन्य चीनी मिट्टी की प्याली को 5 ml जल भरा उसमें भी, और अपने किसी अलमारी के अंदर रख दिया। कमरे का तापमान नोट कर लिया और सब में वाष्पीकरण होने के समय को नोट किया। क्या देखेंगे कि किसमें वाष्पीकरण जल्दी हुआ? अर्थात जो कटोरी में पानी रखा था 5 ml उसमें ज़्यादा जल्दी वाष्पीकरण होगा। दूसरा नंबर किसका रहा? दूसरा नंबर उस परखनली का रहा जो खुली हुई तो है परंतु क्षेत्रफल कम है। और तीसरा नंबर उसका रहा क्षेत्रफल अधिक होने के बावजूद भी अगर अलमारी के अंदर रखी है परखनली और वो कटोरी, तो उसमें वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। और यही स्थिति बारिश के दिनों में यदि दोहराएंगे हम तो निश्चित रूप से प्रभावित होती है। तो आप देखिए, पॉइंट लिखेंगे हम कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कार्य के लिए क्रियाकलाप। क्रियाकलापों में आपको बताऊं कि एक परखनली में 5 ml जल लेंगे। एक परखनली में 5 ml जल लेकर उसे कहाँ रखेंगे? खिड़की के पास पंखे के नीचे रखेंगे।
उसी कमरे में एक चीनी मिट्टी की प्याली लेकर चौड़ाई वाली है। चीनी मिट्टी की प्याली कैसी है? चौड़ाई वाली। चीनी मिट्टी की प्याली लेकर उसमें भी 5 ml जल लेकर खिड़की के पास रख देते हैं। अब उसी प्रकार की दूसरी चीनी मिट्टी की प्याली में भी 5 ml जल लेकर उसे एक अलमारी में बंद कर देते हैं। अवलोकन करने पर देखते हैं, क्या देखेंगे अवलोकन करने पर? कि वाष्पीकरण की दर पंखे के नीचे रखी वाली खुली प्याली में अधिक तेजी से होता है। कि वाष्पीकरण पंखे के नीचे रखी खुली प्याली में तेजी से होता है। क्रियाकलाप के दौरान आपको समझ में आ गया होगा। अब वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाले कारकों में पॉइंट लिखिए। ये हो गया आपका। इसमें देखिए पहला कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले पहले कारक में पहले कारक में आप लिख देंगे कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर, सतह का क्या बढ़ने पर? क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। क्षेत्रफल बढ़ाया तो वाष्पीकरण की दर क्या हो गई? बढ़ गई। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उनको क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। जैसे एक ये कपड़े को एकत्रित करके रखें तथा दूसरे कपड़े को फैला दें। तो कौन सा पहले सूख जाएगा? जो फैला
सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। दूसरी बात देखो, तापमान में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। तापमान में वृद्धि होने पर भी तापमान में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण की वृद्धि हो जाती है। वाष्पीकरण की दर तापमान बढ़ने पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तीसरी बात, वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाएगी और आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, जबकि आर्द्रता के घटने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता कम तो वाष्पीकरण अधिक, आर्द्रता ज्यादा तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा। और वायु की गति बढ़ने पर भी वायु के बहने की गति भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। गति बढ़ने पर वाष्पीकरण अधिक तथा गति कम होने पर वाष्पीकरण कम हो जाता है। ये हो गया इसके बारे में वाष्पीकरण। अब हम वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में। वाष्पीकरण बढ़ जाने पर किस प्रकार से शीतलता आती है। वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है कि ऊर्जा कम होती है। वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है? ऊर्जा कम होती है और उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या करते हैं? अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, अपने आसपास से ऊर्जा को चूस लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा क्या हो जाएगी? अवशोषित होने के कारण शीतलता का अनुभव हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी। जब हम एसीटोन नाखून पॉलिश हटाने के लिए काम में आती है, जो इसको अपनी हथेली पर गिरा देते हैं, इसके कारण हथेली के आसपास की क्या करते हैं? ऊर्जा को ग्रहण करके वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमारी हथेली कैसी लगती है? हमको ठंडी अनुभव होती है। इसी प्रकार तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर इसलिए जल छिड़ देते हैं। जल छिड़कने से क्या होगा? आसपास के तापमान को क्या कर लेगा? जल के कण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को क्या कर देगी? शीतल बना देती है। इस तरह से वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव होता है। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा
इसके बाद वाष्पीकरण की शीतलता या वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।